तो देखो किसी ग्रुप है, कल बताया था किसी ग्रुप है कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, और इस पर एक थ्योरम बताया था, है ना। तो जैसे मान लो G इज इक्वल टू ले लिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एक ग्रुप है। तो इसमें आयोटा की पावर, जैसे आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आयोटा का ऑर्डर क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर, वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करें तो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो आयोटा के लिए पावर 4 सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है, इससे छोटी पॉजिटिव इंटीजर संभव ही नहीं है कि आयोटा में पावर के रूप में अप्लाई करें तो 1 आए, ठीक है। तो आयोटा का ऑर्डर क्या हुआ, 4। तो यदि आयोटा के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर आयोटा की ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, जैसे मान लो आयोटा स्क्वायर ले लिए, अब आयोटा स्क्वायर का ऑर्डर निकालेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो माइनस में पावर 2 लगाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2, कि नहीं हुआ। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर ये कहता है, आयोटा का यदि ऑर्डर 4 है तो आयोटा के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर आयोटा के पावर ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। तो ये आयोटा की कोई पूर्णांकी घात है, आयोटा की पूर्णांकी घात 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है और इसका आयोटा का ऑर्डर 4 है। तो वही कहता है कि आयोटा का कोई पॉजिटिव इंटीजर घात लगा दें तो उसका जो ऑर्डर होगा वह आयोटा के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। तो इसका देखते हो कि आयोटा स्क्वायर का ऑर्डर तो 2 है लेकिन आयोटा का ऑर्डर 4 है, तो बस सही बात हुई कि नहीं हुई। आयोटा के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है आयोटा के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। आयोटा का ऑर्डर है 4 और आयोटा के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है 2। नहीं समझ में आई बात है। आयोटा के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर, ठीक है, आयोटा के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। तो आयोटा के स्थान में कॉमन सेंस की बात करें तो किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है उस एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। यदि मान लो ए का ऑर्डर 5 है तो ए की पावर 3 कर दें तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 5 से अधिक नहीं हो सकता। ए की पावर 2 का जो ऑर्डर होगा 5 के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ए की पावर 7 का ऑर्डर ए की पावर 5 के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ए की पावर आर का ऑर्डर 1 के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ए की पावर टी का ऑर्डर 1 के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। तो किसी ए के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर 1 के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। वही तो बता रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, आयोटा का ऑर्डर है 4 और आयोटा में पावर 2 लगा दिया तो आएगा -1। तो -1 का ऑर्डर तो जानते हो कि -1 में पावर 2 लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आयोटा स्क्वायर का ऑर्डर 2 है और आयोटा का ऑर्डर 4 है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रल पावर का ऑर्डर जो है वो आयोटा के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, कम ही रहेगा। तो 2 कम है कि नहीं है 4 से। तो यही प्रूव करने जा रहे हैं थ्योरम। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल की समझ आ गया। यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल ऑर्डर ऑफ आयोटा। तो इसका ऑर्डर है मान लो 2 इज लेस देन और इक्वल 4, तो 4 से छोटा है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखो थ्योरम, the order of any element, the order of any integral ने पूर्णांक, integral power of an element A of any group G dot cannot exceed
exceed the order of A, the order of A, एक ही आर्डर से उसके इंटीग्रल पावर का आर्डर अधिक नहीं हो सकता। प्रूफ, लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। लेट ऑर्डर ऑफ A is equal to n and A की पावर k be any integral power of A, be any integral power of A। A की कोई पूर्णांक की घात है A की पावर k, ठीक है। तो we have to prove that, we have to prove that, आपको सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन आर इक्वल ऑर्डर ऑफ ए। तो नाउ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो इम्प्लाइज ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होगा कि नहीं होगा? तो इम्प्लाइज इसमें ए की पावर एन की पावर के कर दो, तो ई की पावर के, तो ए की पावर क्या लिख दोगे? एन के इज इक्वल टू ई, तो ए की पावर के की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो हम ए की पावर एक ऑर्डर एन कह चुके हैं, ए की पावर एन क्या कह चुके हैं? एन। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए। इट मीन्स ए की पावर के का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ ए से कम है। यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं है इस किताब से, इसको तना लिखे रहे ना, किसी और किताब से देखे तो समझ में। किताब में देखे उसमें गोयल गुप्ता में इसके डायरेक्ट यही भी लिखा है, इसके पाठक में यही लिख दिया है, पर बात यहाँ से स्पष्ट नहीं है। वो किताब कॉपी में देखेंगे तो फिर बताएंगे उसको। जो कॉपी में किए थे कई किताबों से देखे, 5-6 राइटर की, तो वो मिल नहीं रही थी उस समय। यहाँ से पता नहीं कहाँ रख दिए उसको, रही यही ना। चलो देखो, देखेंगे उसको। इसमें एच के पाठक में ऐसे लिख दिया है इतना लिखने के बाद, और उसमें ज्ञानपत तो बात समझ में आ गई है, पर ये स्टेप के बाद ये लिख कैसे दिया एकाएक, ये हम अभी सेटिस्फाई नहीं है समझाने में। वो एच के पाठक में ये लाइन के बाद ये ऐसे लिखा है, और अब गोयल एंड गुप्ता में भी यही लिखा है, जो एमएससी की किताब है, ठीक है। एमएससी ये कोर्स है, हाँ एमएससी में भी लगता है। तो एमएससी में तो वो ग्रुप थ्योरी रहता है, तो वो बेसिक सब दिया रहता है पीछे का जो ये पढ़ रहे हो, पर पढ़ना आपको एमएससी वाला रहेगा। पर बेसिक सब दिया, कुछ लोग नहीं पढ़े रहते बीएससी एससी किसी तरह से, पर एमएससी करेंगे तो उसको समझने के लिए वो सब पढ़ना पड़ता है। तो बेसिक सब दिया रहता है बाइनरी ऑपरेशन से, ठीक है। तो दिया उसमें सब रहेगा, पर जो आपके सिलेबस में रहेगा पढ़ना उसके बाद परीक्षा में उससे आएगा, पर उनको समझने के लिए इनको जानना जरूरी रहता है। तो ये नोट्स बनाए रखना ताकि इनको दोबारा ना पढ़ाना पड़े एमएससी के लिए, हाँ, ताकि एमएससी ने भी एमएससी का फिर पढ़ाना पड़े। अब जैसे जो ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ते वैसे किसी तरह से पास हो गए और एमएससी करने लगे धोखे से, अब एमएससी में तक में जग गए कि हमको पढ़ना है एमएससी, अब तब उनके लिए सब ये जानना जरूरी रहता है। लिखो, लिख लेते ना। अब देखो अगली थ्योरम जो ज़बरदस्त है, वो हमेशा आती भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी डाउट भी नहीं है उसमें। लिखो अगली थ्योरम। सर थोड़ी जगह छोड़ दें इसके लिए अभी। नहीं इतना ही होगा, एक आध दो लाइन और होगा,
बात स्पष्ट नहीं हो रही है यहाँ से, इतने से ए की पावर के में पावर n लगा रहे हैं तो भी e आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ है ए का तो ऑर्डर n कह चुके हैं, तो ए के किसी इंटीग्रल पावर का ऑर्डर ए की आदत से ये, अब इसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी लिख लो, क्योंकि इसके बाद जब उसके बाद मटेरियल है दिमाग में नहीं है तो क्या बोलें। ठीक है, तो इफ़ अगली थ्योरम देखो, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n फॉर सम ए बिलोंग इन G, फॉर सम ए बिलोंग इन G, देन ए की पावर m इज इक्वल टू e if and only if and only if n is divisor of m, n is divisor of m, n is divisor of m। तो ये कहता है कि यदि ए का ऑर्डर n है, ए का ऑर्डर m, ए का ऑर्डर n है, तो ए की पावर m बराबर ये तभी होगा जब n डिवाइजर हो m का। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, इसका एग्जाम्पल पहले फिर इसको प्रूव करते हैं। जैसे g इज इक्वल टू, हम क्या ये लास्ट यूनिट तक हम ये एग्जाम्पल देते रहेंगे, जी वाला ये वाला 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा IMSC में भी, ठीक है। तो इसी के माध्यम से पूरी ग्रुप थ्योरी समझ में आती है, ठीक है। तो ये हम ये बोलना चाहते हैं कि आयोटा एक एलिमेंट ले लिए, आयोटा बिलोंग इन G, आयोटा में पावर 4 लगाते हैं तो 1 आता है, 4 लीस्ट इंटीजर है, लीस्ट पास्ट इंटीजर है, तो आयोटा ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यदि मान लो आयोटा में कोई दूसरा पावर लगाने से 1 आता है, तो दूसरा पावर लगाओगे क्या, 8 लगाओगे तो 1 आएगा। आयोटा की पावर 12 लगाओगे तो 1 आएगा, आयोटा की पावर 16 लगाओगे तो 1 आएगा। तो वही तो कहता है कि आयोटा की दूसरा पावर लगाने से 1 आता है, तो जो 8 होगा उसका डिवाइजर 4 होगा, 12 का डिवाइजर 4 होगा, 16 का डिवाइजर 4 होगा। डिवाइजर का मतलब ये हुआ कि 8 में 4 का भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 दूना 8, ठीक है। 12 में 4 का भाग दें तो 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 0 आया। 16 में 8 का 4 का भाग तो 4 चौक 16, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 4 डिवाइजर है सबका, 8 का भी, 12 का भी और 16 का भी, ठीक है। तो यदि आयोटा का ऑर्डर 4 हो गया, ठीक है, आयोटा का ऑर्डर 4 हो गया, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन दूसरे आयोटा में कोई दूसरा पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वह वाला पावर का डिवाइजर क्या होगा, उस वाले पावर का डिवाइजर n होगा, ठीक है। यानी उस वाले पावर का डिवाइजर 4 होगा, ठीक है। जैसे आयोटा की पावर 8 करेंगे तब भी बनाएगा, आयोटा की पावर 20 तब भी बनाएगा, आयोटा की पावर 100 तब भी बनाएगा। तो 100 का डिवाइजर है 4। कैसे डिवाइजर है कि 100 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो कहेंगे रिमाइंडर डिवाइजर है। तो इसको लिखने की परंपरा क्या है, 4 इज डिवाइजर ऑफ 8, 4 इज डिवाइजर ऑफ 12, 4 इज डिवाइजर ऑफ 16, 4 इज डिवाइजर ऑफ 100। ये डिवाइजर का चिन्ह है, बटे न पढ़ना, इसको डिवाइजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही तो बोल रहा है, यदि ए का ऑर्डर n है तो ए की पावर n बराबर ई तो होवे होप करेगा, लेकिन ए की पावर m बराबर ई आ गया यदि, तो m निश्चित रूप से m का डिवाइजर होगा, m का डिवाइजर होगा n। तो वही तो बोला इफ एंड ओनली इफ n इज डिवाइजर ऑफ m, ठीक है। यानी यदि और केवल यदि n भाजक हो m का, n भाजक हो m का, तो एक बार हम क्या लेकर चलेंगे कि a की पावर m बराबर ई लेकर चलेंगे, तो फिर सिद्ध करेंगे कि n इज डिवाइजर ऑफ m, और एक बार लेकर चलेंगे कि n इज डिवाइजर ऑफ m, तो सिद्ध करेंगे a की पावर m बराबर e। तो यहाँ पे जब ये भाग लेकर चलेंगे, ये सिद्ध करेंगे तो उसको कहेंगे नेसेसरी कंडीशन, और जब ये लेकर चलेंगे ये प्रूव करेंगे तो उसको कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो ये नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन कहाँ लगाते हैं, जिस थ्योरम में लिखा रहता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ लिखा रहता है, तो समझ जाओ तो दोनों कंडीशन से प्रूव करना है, ठीक है। एक पक्ष से लेकर चलो तो दूसरे को सिद्ध करो, दूसरे पक्ष को लेकर चलो तो पहले पक्ष को सिद्ध करो, तो ठीक है। तो एक को कहेंगे नेसेसरी कंडीशन, एक को कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। या कि एक पार्ट को प्रूव कर देंगे, दूसरे को प्रूव करते समय लिख देते हैं कन्वर्सली, क्या लिख देते हैं, इसी का विलोम, इसी का उल्टा, कन्वर्सली।
तो शुरुआत में कुछ नहीं लिखते, फिर उसका उल्टा जब करते हैं तो कन्वर्सली लिख देते हैं। या कि आप नेसेसरी कंडीशन लिखो शुरुआत में और फिर उसी का जब उल्टा करो तो सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेकर चलते हैं। ठीक है, लिखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है ना। Yes, sir. तो let us suppose n is divisor of, suppose that n is divisor of m, divisor of m, n is divisor of m, then we have to prove that a की पावर m इज इक्वल टू e। ठीक है, तो then n इज डिवाइजर ऑफ m, जब n क्या है, डिवाइजर है m का। ठीक है, डिवाइजर ऑफ m, then there exist an integer q such that m में n का भाग देंगे तो q बार जाएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या लिख देंगे फिर, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है m, कोशिएंट क्या है q, डिवाइजर क्या है n, रिमाइंडर क्या है 0। तो m इज इक्वल टू क्या हुआ, n क्यू। m इज इक्वल टू n क्यू। यदि कहता है कि n डिवाइजर है m का, तो इसका मतलब m में n का भाग देंगे तो किसी संख्या बार जाएगा। जैसे 100 में 25 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर जी 25 चौको 100, तो 25 भाजक है 100 का नहीं है, तो पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं। तो वही कहता है कि जब n भाजक है m का, तो m में n का भाग देंगे तो n का पहाड़ा किसी संख्या बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो भाग किसी संख्या बार पढ़ने से m आएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तभी भाजक होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि n का पहाड़ा q बार पढ़ते हैं तो m आता है, n का पहाड़ा q बार पढ़ते हैं तो m आता है। जैसे 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आता है। जैसे 16 में 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 16 आता है। 12 में 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। इसी प्रकार n का पहाड़ा q बार पढ़ते हैं तो m आता है, n का पहाड़ा q बार पढ़ते हैं तो m आता है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिविडेंड कहलाएगा, ये कोशिएंट कहलाएगा, ये डिवाइजर कहलाएगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा। तो आप जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो m इज इक्वल टू q इंटू n प्लस 0, इसी को लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n क्यू, m इज इक्वल टू n क्यू लिख सकते हैं ये। तो m इज इक्वल टू n क्यू, तो m इज इक्वल टू जब n क्यू हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रूव ये करना है कि a की पावर m बराबर e। तो a की पावर m पर हम विचार करते हैं, तो a की पावर m के स्थान पे अब क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से n क्यू लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर n की पावर q। अब हम कह चुके हैं कि लेट अस सपोज दैट n इज ऑर्डर ऑफ n डिवाइजर ऑफ m, देन वी हैव टू प्रूव दैट। अब ये आपको पहले से पता है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है। तो जब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n करेंगे तो e आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे a की पावर n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, e। तो e की पावर q, आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ भी पावर लगाओगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, जैसे 1 में पावर 2 लगाओ तब भी 1 में पावर 5 लगाओ तब भी 1, तो e में पावर k लगाओ तब भी क्या होगा, e में पावर q लगाओ तो क्या होगा, e। ठीक है, तो a की पावर m बराबर या तो गया,
इसी को ना लेकर चले थे, तो सॉल्व करते 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 ई आ गया। यस सर हाँ। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। तो जब मान कर चले कि एन डिवाइजर है एम का, तो हम दिखाने में कामयाब हो गए कि ए की पावर एम बराबर ई। ठीक है, यदि एन एम का डिवाइजर है तो एम में एन का भाग देंगे तो क्यू बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसी कंडीशन में डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं, तो एम बराबर एन क्यू लिख सकते हैं। जब एम बराबर एन क्यू लिख सकते हैं तो ए की पावर एम पर विचार करते हैं, तो ए की पावर एम के स्थान पे एन क्यू लिख दिए, यहाँ से आ गया है तो ठीक है। और एन क्यू को लिख सकते हैं कि पावर एन की पावर क्यू घातांक के नियम से, तो ए की पावर एन क्योंकि ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू एन क्वेश्चन में दिया है, तो जब ए का ऑर्डर एन दिया है तो ए की पावर एन बराबर ई होगा, तो ए की पावर एन के स्थान पे ई लिख दिए, ई में पावर क्यू लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ भी पावर लगाओ तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहता है, इसलिए ए की पावर एम बराबर ई प्रूव हो गया। तो जब हम मान कर चले कि एन डिवाइजर है एम का, तो हम ये दिखा दिए कि ए की पावर एम बराबर ई, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। आप क्या दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, ये लेकर चलेंगे, जो लेकर चले थे वो प्रूफ करेंगे। ए की पावर एम बराबर ई लेकर चलेंगे। अब तो सिद्ध करेंगे कि एन इज डिवाइजर ऑफ एम, जो प्रूव हुआ है उसको लेकर चलेंगे, और जो लेकर चले थे उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखो सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। तो क्या लिखेंगे, लेट ए की पावर m is equal to e, then we have to prove that n is divisor of m, where order of a is equal to n implies a की पावर n is equal to e। ठीक है, तो n इज डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, अब लिखते हैं सिंस, तो सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, तो इम्प्लाइज ए की पावर n इज इक्वल टू e, also given that a की पावर m इज इक्वल टू e। तो आपको बताए हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यदि a की पावर n करने से e आ रहा है तो a में कोई दूसरा पावर लगाने से e आता है, तो वह वाला पावर n वाले से बड़ा ही होगा। यस सर हाँ, बताए थे ना कल। तो यहाँ पे जब a की पावर, a का ऑर्डर हम n माने हैं, तो a की पावर n बराबर e आएगा, तो n क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब कोई दूसरा इंटीजर लगाने से ई आता है तो वह वाला इंटीजर एन वाले से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एन इज लेस देन आर इक्वल एम, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एन इज लेस देन आर इक्वल एम। ये इक्वेशन फर्स्ट। यदि हम एम इज लेस देन एन दिखाने में कामयाब हो गए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंस एम इज इंटीजर एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सिंस एम इज इंटीजर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि एन ऑर्डर है एक ना, तो वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन इज पॉजिटिव इंटीजर n is positive integer, therefore by division
एल्गोरिथम, division algorithm, there exist integers q and r, integers q and r such that यम में n का भाग देते हैं तो मान लो q बार जाता है और रिमाइंडर्स r आ जाता है, तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है m, कोशेंट क्या है q, डिवाइजर क्या है n, रिमाइंडर क्या है r। तो m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर से छोटे होता है, शेष फल जो आएगा वो n से छोटे रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 आ सकता है, 0 इज लेस देन आर इक्वल आर इज लेस देन n, n से तो छोटा ही रहेगा और शेष 0 भी आ सकता है। ठीक है, किसी संख्या में मान लो 13 में तो 5 का भाग देते हो, तो 13 में जब 5 का भाग दोगे तो शेष फल 5 से कम ही रहेगा। हाँ, 3 भी आएगा, 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी संख्या में यदि मान लो 5 का भाग दोगे तो शेष फल या तो 0 आएगा, या कि 1 आएगा, या कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आ सकता। तो वही बोले कि शेष फल यदि r आया है तो r क्या रहेगा, यानी से छोटा ही रहेगा जिसका भाग दे रहे हैं, और 0 आ सकता है जब नंबर के बारे में पता नहीं है तो। ठीक है, हो सकता है कि 10 में 5 का भाग देना हो तो 0 तो शेष फल आएगा ना, तब जब हमको संख्या के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमको पता नहीं है यम के बारे में, इसलिए यम में जब n का भाग देंगे तो q बार जाएगा, शेषफल मान लेते हैं r आता है, तो r का मान या तो 0 आएगा या कि r का मान n से छोटा आएगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 इज लेस देन r इक्वल r, r का मान 0 भी हो सकता है और r का मान 0 से बड़ा, हाँ और n के बीच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस r, ये इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड, थर्ड लिख लेते ना। अब देखो a की पावर m बराबर इन अप्रूव करना है आपको, नहीं a की पावर m को बराबर ई लेकर चलेंगे, a की पावर हाँ ये लेकर न चले हैं तो प्रूव करना है, यानी डिवाइजर ऑफ m। तो क्या लेकर चलोगे, a की पावर m, a की पावर m पर हम विचार करते हैं। a की पावर m के स्थान पर क्या लिख दें, एन क्यू प्लस आर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर एन क्यू और a की पावर r लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर m प्लस n जब रहता है तो a की पावर m और a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर n की पावर q और a की पावर r, तो a की पावर n क्या है e, e की पावर q और a की पावर r, और तत्समक अवयव में कुछ भी पावर लगाओ तो तत्समक अवयव रहता है कि नहीं, तो क्या होगा a की पावर r, तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर r आ गया। ठीक है, और r के बारे में आपको पता है n से छोटा, n से छोटा है। ठीक है, तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यदि एक ऑर्डर n है, एक ऑर्डर n है तो n छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यदि n से छोटा कोई पूर्णांक मिलता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वह n का मान या तो 0 होगा या कि अनंत होगा। क्या बोले थे, यदि हाँ यदि छोटा इंटीजर मिलता है तो वह 0 के बराबर होगा, अनंत नहीं होगा। जब ऐसा कोई पावर नहीं मिलता जिसको पावर, ऐसा पावर कोई नहीं मिलता जिसको a में पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तब हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो 0 है या कि अनंत है। ठीक है, लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि यदि a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर n है तो n क्या होगा, छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा।
लेकिन यदि n से छोटा कोई इंटीजर मिलता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वह निश्चित रूप से 0 होगा, वह निश्चित रूप से 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयोटा के लिए पावर 4 छोटा से छोटा इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता है। लेकिन यदि आयोटा में 4 से छोटा कोई इंटीजर मिलता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से 1 आता है तो वह 0 के अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। आयोटा की पावर 1 करोगे तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, आयोटा की पावर 3 करोगे तो माइनस आयोटा आएगा, तो आयोटा की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि यदि आर आयोटा की हम यहाँ ए का ऑर्डर n कह चुके हैं, ए का ऑर्डर n कह चुके हैं, तो n छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको पावर के रूप में अप्लाई करेंगे, ए की पावर n करेंगे तो e आएगा। लेकिन यदि n से छोटा कोई इंटीजर मिलता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वह वाला पावर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ देखो ए की पावर m इज इक्वल टू ई लेकर चले हैं तो ए की पावर r इज इक्वल टू भी तो आ गया ई, ठीक है। ए की पावर m इज इक्वल टू ए लेकर चले हैं कि नहीं है, तो सिंस ए की पावर m इज इक्वल टू क्या है e, तो ए की पावर m का मान हम ए की पावर r के बराबर सिद्ध कर दिए। तो ए की पावर m के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर r इज इक्वल टू e, और r क्या है, n से छोटा इंटीजर है, क्यों, क्योंकि r है शेष फल, रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर जिसका भाग दे रहे हैं उससे तो छोटे रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ दिखाई ना दिए कि r का मान क्या है, n से छोटा है, क्योंकि रिमाइंडर है तो n के बराबर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब छोटा है। तो इसका मतलब जब ए का ऑर्डर n कह चुके हैं तो ए की पावर n इज इक्वल टू ई होगा, जब n छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन n से भी छोटा इंटीजर लगाने से क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो यह r हर हाल में किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ए की पावर ई इज इक्वल टू ई, सिंस आर के बारे में फिर से एक बार याद दिलाए देते हैं कि आर का मान n से छोटा क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर है, ठीक है। तो सिंस 0 इज लेस देन r इज लेस देन n, therefore a की पावर r इज इक्वल टू e सजेस्ट दैट, दर्शाता है, सोच दैट r must be equal to 0, equal to 0। अदरवाइज यदि 0 नहीं होगा तो एक ऑर्डर n नहीं होगा, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n नहीं रह जाएगा, रिसा जाएगा फिर क्योंकि यदि n छोटा छोटा इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से e आता है, इसलिए एक तो ऑर्डर n हुआ है। अब जब कह दियो कि एक पावर r n से भी छोटा इंटीजर है और तत्सम का भी अब दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ ए की डेफिनेशन के खिलाफ रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि n छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको एक के पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तब n ऑर्डर कहलाएगा ए का, ठीक है। पर यहाँ हम देखते क्या हैं कि n से भी छोटा इंटीजर r मिला जिसको पावर के रूप में अप्लाई करते हैं तो e आ रहा है, तो r हर हाल में किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, 0 के बराबर होगा, अन्यथा एक ऑर्डर है n नहीं रहेगा, अन्यथा एक ऑर्डर ही n नहीं रहेगा यदि r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ तो। अब इक्वेशन सेकंड में r के स्थान पे क्या रख दो, 0 रख दो। इक्वेशन सेकंड है ना, लिखे थे कि थर्ड लिखे थे, देन इक्वेशन थर्ड बिकम, तो इक्वेशन क्या था, थर्ड m बराबर n क्यू प्लस r, तो r का मान m बराबर n क्यू लिख दो, r के स्थान पे 0, तो m बराबर क्या होगा, n क्यू, m बराबर क्या हो गया, n क्यू, ठीक है। m बराबर n क्यू का मतलब क्या हुआ, m बराबर n क्यू का मतलब ये हुआ कि m में n का भाग देंगे तो q बार गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है कि n डिवाइजर है m का, ठीक है।
इसका मतलब यही ना हुआ, m बराबर n क्यू का मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर, रिमाइंडर 0। यस सर। इस ठीक है, तो यहाँ जब रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है, n भाजक है m का। यस सर, हाँ भाजक। इट मीन्स n इज डिवाइजर ऑफ, इट मीन्स n इज डिवाइजर ऑफ, n इज डिवाइजर ऑफ m। तो n इज डिवाइजर ऑफ m को लिखते कैसे हैं, n लिख देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, यस n इज डिवाइजर ऑफ m, ये चिन्ह है डिवाइजर का। हैंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हैंस कंडीशन इज, आल्सो सफिशिएंट। हैंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है, अतः प्रतिबंध है पर्याप्त भी है, आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। श्री राम।